बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मसूद अनवर, आपके साथ बिज़नेस मैथ और स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर नंबर 16 में। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपसे बात की थी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस को बेसिकली हमने डिफ़ाइन किया और उसमें से इट हैज़ 2 ब्रांचेस, जिसकी 2 ब्रांचेस में से जिसमें एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स था और दूसरा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस था। और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर डिफरेंट कंसेप्ट्स थे जो हम पढ़ रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सबसे पहले जो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात की, फिर हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात की, उसके बाद हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक की बात की और फिर क्रिटिकल रीजन या क्रिटिकल वैल्यूज़ और फिर हाउ वी फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज़, ठीक है, जिसको हम रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं, उसके बारे में बात की। तो आज हम इसी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का एक और कंसेप्ट है जिसको हम टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। इन थ्योरी ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस 2 टाइप्स ऑफ एरर आर कमिटेड, ठीक है। वी रिजेक्ट ए हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू और वी एक्सेप्ट ए हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स और रॉन्ग। तो 2 तरह के एरर हो सकते हैं कि जो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने जा रहे हैं कि हम एक हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लें या पहले उसको हम सपोज रिजेक्ट कर दें जबकि वो एक्सेप्ट होना चाहिए था, ठीक है। और दूसरा एरर क्या हो सकता है कि हम उसको एक्सेप्ट कर लें जबकि वो रिजेक्ट होना चाहिए था, ठीक है। यानी हम उसको रिजेक्ट कर दें जबकि वो एक्सेप्ट होना चाहिए था, ये टाइप 1 एरर कहलाता है। और अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लें, H0 को एक्सेप्ट कर लें जबकि उसको रिजेक्ट होना चाहिए था, ये टाइप 2 एरर कहता है, ठीक है। अब इसकी मैं एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूँ कि ए डिजर्विंग प्लेयर इज़ नॉट अलाउड टू प्ले द मैच, तो ये टाइप 1 एरर की एक एग्जांपल हो सकती है कि वो उसको टीम में होना चाहिए था, हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह एक जज जो है अगर किसी मुजरम को छोड़ देता है तो ये टाइप 2 एरर में आता है, ठीक है। तो टाइप 1 और टाइप 2 एरर, इट इज़ बेसिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ committing type 1 error is denoted by alpha, whereas the probability of committing type 2 error is denoted by beta। तो ये 2 तरह के एरर हैं जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में पाए जाते हैं। इसमें जो हमने प्रीवियस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात की थी, दैट इज़ बेसिकली टाइप 1 एरर, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या था? अल्फ़ा। और नॉर्मली मैंने कहा था वी टेक अल्फ़ा इज इक्वल टू 5%। What is alpha? Alpha is basically probability of rejecting H0 when H0 is true, ठीक है। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि टाइप 1 और टाइप 2 अगर आपको क्लियर हो जाओ तो नेक्स्ट इसमें जो कंसेप्ट आता है वो है देयर आर 6 स्टेप्स इन्वॉल्व, जनरल स्टेप्स या जनरल आप कह लें कि मैं पहले वो स्टेप्स लिख देता हूँ आपके सामने कि कोई भी हाइपोथेसिस जब हम टेस्ट करते हैं तो वी पास इट थ्रू 6 स्टेप्स। हमने ये 6 स्टेप्स करने होते हैं, ठीक है। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टेप्स, वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? वी स्टेट आवर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस ये उसकी जमा में आता है सीवे में, यानी H0। सपोज मैं मीन की टेस्टिंग कर रहा हूँ, पॉपुलेशन मीन की टेस्टिंग हो रही है, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट और H1 क्या होगा?
म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। म्यू नॉट इज अ जनरल वैल्यू, कोई असाइंड वैल्यू है, स्पेसिफिक वैल्यू मैं इसको कह सकता हूँ, उसमें आप कोई भी वैल्यूज ऐड कर सकते हैं बाद में। इसी तरह वन टेल और टू टेल के लिए आप बना सकते हैं इसमें कि, और ये भी बन सकता है H1 जो है कि म्यू इज़ ग्रेटर देन म्यू नॉट, और ये भी हो सकता था H1 कि म्यू इज़ लेस देन म्यू नॉट। तो जाहिर सी बात है जब ये ग्रेटर और लेस है तो उसके साथ H नॉट के अंदर ग्रेटर और इक्वल और लेस और इक्वल भी आ जाएगा। और इक्वलिटी साइन हमेशा H नॉट के अंदर आता है। ये हमारा पहला स्टेप होता है। स्टेप नंबर 2 में हम चूज करते हैं, वी चूज अल्फा, वी चूज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। दैट इज अल्फा। और नॉर्मली जो हम लेते हैं अल्फा, और वो लेते हैं 5%, तो यानी 0.05 हो गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको गिवन होगा तो वो जाहिर बात है वो 0.01 भी हो सकता है, 0.10 यानी 10% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है। इट इज़ अप टू द एक्सपेरिमेंटर। तो नॉर्मली ये जो अल्फ़ा है, ये कोई भी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करने से पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम इसमें अल्फ़ा ये लेंगे। ठीक है, इट इज़ बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द ट्रू हाइपोथेसिस। इट इज़ बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द ट्रू हाइपोथेसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नंबर 3rd स्टेप में जो आता है वो हम कहते हैं द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज्ड इज डिफाइंड। द टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड इज, यानी वो फार्मूला जो हम इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज करेंगे वो हम इस स्टेप में बताते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 4 जो होता है, दिस इज बेसिकली कंप्यूटेशन। ठीक है, यानी इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज को पुट करते हैं, सैंपल की जो इन्फॉर्मेशन है उस फार्मूले में रखते हैं और एक स्टैटिस्टिक जो है वो फाइंड करते हैं। ये कंप्यूटेशन में आता है। स्टेप नंबर 5 के अंदर हमने रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल रीजन बताते हैं कि कौन सी वैल्यूज है जिस पर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा और कौन सी वैल्यूज के अंदर हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। तो ये हमारा आता है क्रिटिकल रीजन, या इसको हम रिजेक्शन रीजन भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? क्रिटिकल रीजन। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर हमारा 5 था। और लास्ट स्टेप जो होता है दैट इज कंक्लूजन। ठीक है, लास्ट स्टेप में क्या है? कंक्लूजन। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि अगर आपकी कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ जो है वो जी, या जो भी टेस्ट स्टैटिस्टिक की कंप्यूटेड वैल्यू है वो एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही हो तो हम कहते हैं वी एक्सेप्ट H नॉट। अगर वो रिजेक्शन रीजन में आ रही हो तो वो कहते हैं वी रिजेक्ट H नॉट। तो दीज आर द अजीज तलबा, ये 6 स्टेप्स हैं। कोई भी हाइपोथेसिस जब हम टेस्ट करते हैं तो इन 6 स्टेप से उसको गुजारेंगे। ठीक है, इन 6 स्टेप से उसको गुजारने के बाद अब जाहिर सी बात है कि जब मैंने पहला स्टेप लिखा है तो यहाँ पर मैं अब मीन्स की टेस्टिंग कर रहा हूँ, पॉपुलेशन मीन की टेस्टिंग होगी। अगर यहाँ पर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की टेस्टिंग हो रही होती तो यहाँ पर P आ जाता, म्यू की जगह क्या आ जाता? P इज इक्वल टू P नॉट। P नॉट से मुराद सम वैल्यू। इसी तरह आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेम रहेगा, वो स्टेप नंबर 2 में जो आ रहा है। स्टेप नंबर 3 में टेस्ट स्टैटिस्टिक, यस ये बदल जाएगी। अब आप देखिए जब म्यू की टेस्टिंग होगी तो जारी बात है एक्स बार की बात होगी, और जब प्रपोर्शन की टेस्टिंग होगी तो पी हैट की बात होगी, दैट इज सैंपल प्रपोर्शन।
ठीक है। इसी तरह कंप्यूटेशन में वो जाहिर बात है फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, जो भी आप थर्ड स्टेप में लगाएंगे। उसके बाद रिजेक्शन रीजन है वो भी थोड़ा सा चेंज उसमें आएगी है। जब जी टेस्ट लगेगा, जी और टी हमने कहा दो ही हम पढ़ेंगे इसमें, तो जी जब टेस्ट लगेगा तो जी के मुताबिक होगी, जब टी टेस्ट लगेगा तो टी टेस्ट के मुताबिक होगा रीजन। तो कंक्लूजन जैसा मैंने पहले आपको बताया कि कंक्लूजन के अंदर हम देखते हैं कि हमारी जो कंप्यूटेड वैल्यू है जो स्टेप 4 के अंदर हमने की है वो किस रीजन में लाई कर रही है, एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है या रिजेक्शन रीजन में आ रही है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल वैल्यूज़ या रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस वैल्यूज़ जो हैं वो ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके होंगे स्टेप नंबर 5 के अंदर। तो अजीज़ तलबा अब हम चलते हैं पहले टेस्ट की तरफ। पहला टेस्ट इस तरह है कि अगर एक सैंपल ड्रा किया जाए फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन, if a sample of size n is drawn from a normal population and we want to test that a hypothesis that mu is equal to mu naught, म्यू नॉट कोई वैल्यू है। सपोज हमने जो लास्ट एग्जांपल आपको दी थी कि जी एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स कितनी है जी 62 इंचेस, म्यू इज इक्वल टू 62 इंचेस। तो ये जो 62 है दैट इज म्यू नॉट। ठीक है, कोई असाइंड वैल्यू जो ये एक्सपेरिमेंटर देता है। जैसे हमने एग्जांपल आपको दी थी कि लाइफ्स ऑफ बैटरी जो 2 ईयर है। ठीक है, तो ये जो 2 है म्यू इज इक्वल टू 2, दिस 2 मीन्स म्यू नॉट की वैल्यू हम कह रहे हैं। तो जनरली हम डिफाइन कर देते हैं म्यू नॉट को, उसके बाद आप म्यू नॉट की जगह कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको जो बताने वाली चीज़ है वो ये है कि टेस्ट स्टेटिस्टिक्स भी, हाँ जी, चेंज कहाँ आती है जब टेस्ट पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल हो और सैंपल जो है वो साइज n है, और जिस पॉपुलेशन से हमने ये सैंपल ड्रा किया है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो सबसे पहला जो हमारा टेस्ट है, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ द पॉपुलेशन म्यू when sigma square is known, when sigma square mean variance or standard deviation you can say is known, अगर हमें पता हो तो। ठीक है, हम इसको जानते हैं तो टेस्ट क्या होगा। अब आप देखिए, तो ये हमारा पहला टेस्ट है। Testing of hypothesis about mean of population that is mu, और साथ इसमें लिख दें आप when sigma square is known। ठीक है, तो ये पहला हमारा टेस्ट है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ पॉपुलेशन म्यू व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नोन। अब मैंने सैंपल की कोई बात यहाँ पर नहीं की कि सैंपल लार्ज हो या स्मॉल हो। ठीक है, कोई भी सैंपल हो, एक पॉपुलेशन से लिया गया, वो पॉपुलेशन जिसमें से सैंपल ड्रा हुआ वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तलबा जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से, जो प्रीवियस लेक्चर नंबर हमने 15 में ये देखा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस की थी। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़, उसके अंदर हाउ टू फाइंड द एरिया, रिवर्स यूज़ ऑफ टेबल, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसको जहन में रखिएगा आप, क्योंकि उनकी एप्लीकेशन अब यहाँ पर आएगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन यहाँ पर आएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या हम करते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड जो है इसमें कि वी स्टेट आवर हाइपोथेसिस, एज अंडर। ठीक है, तो अब हम चूंकि मीन के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने ऊपर टाइटल के अंदर ये दे दिया है कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, और H1 क्या हो सकता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो सकता है, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। तो ये क्या कहलाएगा, टू टेल टेस्ट।
टू टेल्ड टेस्ट, ठीक है। और H1 क्या बन सकता है, वन टेल भी बन सकता है। तो जब वन टेल बनेगा तो ये बन सकता है लेफ्ट टेल पे म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, और H1 क्या बन सकता है हमारा, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। तो ये क्या कहलाता है, वन टेल्ड। वन टेल्ड टेस्ट। तो इसमें कोई और चीज़ तो बताने वाली आई थिंक नहीं। आप हाइपोथेसिस आपको पता चलेगा। अब कैसे पता चलेगा, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ये वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है, ठीक है। अदर क्वेश्चन आ जाता है इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स, और इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन, इट मीन्स ये टू टेल टेस्ट है। अगर कहीं इंप्रूवमेंट की बात आती है तो मोर और लेस का वर्ड यूज़ करता है, ठीक है, कि जी ये चीज़ उससे बड़ी है या वो चीज़ उससे कम है, लेस मोर इस तरह की बात करता है, ठीक है। इट मीन्स अगर मोर की बात कर रहा है तो ग्रेटर, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। अगर लेस की बात कर रहा है तो लेस, लेफ्ट टेल यानी म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। और इससे हमें आइडिया होता है कि ये वन टेल है या टू टेल है। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने से हमें पता चलता है और इसके ऊपर सारा बेस करता है। क्योंकि म्यू H1 जो आपका बनता है, इसी की बुनियाद पर हम स्टेप नंबर 5 के अंदर रिजेक्शन रीजन या थ्योरेटिकल रीजन बनाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको बनाते वक्त बड़ी एहतियात करनी। अगर आपका हाइपोथेसिस गलत बन गया, यहाँ पर H1 और H0 आपने H1 गलत बना दिया या H0 गलत बना दिया तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। जो आपका हाइपोथेसिस ही ठीक नहीं है तो नीचे आपने क्या जो साबित क्या करेंगे, H0 क्या साबित करेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर आप देखिए, तो स्टेप नंबर 2 में देखिए वी चूज़ आर गिवन। मैंने यहाँ पे दोनों लिख रहा हूँ, ये गिवन भी हो सकता है और वी चूज, यानी जब हम चूज करेंगे तो हम 5% ही चूज करेंगे। जर्नी एक रूल ऑफ थंब है हमारे पास। तो वी टेक अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 0.05, ठीक है। स्टेप नंबर 3 के अंदर अब आपको जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है इसमें कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कौन सी यूज़ होगी। तो ये हमारे पास एक टेस्ट स्टैटिस्टिक है, इसको हम जी के साथ शो करते हैं। दिस इज एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, ठीक है। एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। इस एन को आप उठा के ऊपर भी ला सकते हैं, ऊपर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी आपको, एक्स बार माइनस म्यू टेरियल। और सिग्मा नोन है, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, एन इज सैंपल साइज, एक्स बार इज द मीन ऑफ सैंपल, और म्यू नॉट वो जो असाइंड वैल्यू है। इसीलिए मैंने कल भी आपसे बात की थी कि H0 के अंदर हमेशा इक्वलिटी साइन आएगा। H0 के अंदर हमेशा इक्वलिटी साइन आएगा। क्यों कि ये जो हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लिखते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक ये अंडर H0 होती है। अब इसके साथ हम लिखेंगे विच अंडर H0 which under H0 follows normal distribution with जी विद म्यू इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको मैं जी लिख कर यूँ, जो फार्मूला लिखा था आपने एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, इसको मैं यूँ भी कर सकता था, इट फॉलोज नॉर्मल विद 0 एंड 1। तो ये भी वही कमी जो है उसकी पूरी कर सकता है। आप इसको यूँ लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताना लाजमी होता है कि ये जो स्टैटिस्टिक आपने बयान की है ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है, ठीक है। अब आप जहन में रखिएगा कि जिस डिस्ट्रीब्यूशन से आपने सैंपल लिया है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और ये जो स्टैटिस्टिक है एक्स बार माइनस म्यू
ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, इट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम SNV भी उसने लिखा था लास्ट टाइम जब हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी, तो वहाँ पर मैंने स्पेशली आपको बताया था जी के नाम से, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के नाम से। ठीक है, ये वही जी है जिसमें से अगर हम x माइनस म्यू ओवर सिग्मा था और यहाँ पर x बार लिया है, तो x बार का मीन उसमें से माइनस हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है और उसके स्टैंडर्ड एरर पे डिवाइड हुआ है। बेसिकली इस तलबा ये सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से पूरा चैप्टर है। अब वो आपके कोर्स में कंटेंट्स में नहीं था, इसलिए मैंने इसको पहले टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ने से पहले अगर आपने वो पढ़ा होता तो आपको पता होता कि ये डिवाइज़र में सिग्मा ओवर अंडर रूट एन कैसे आया। लेकिन बहरहाल मैंने वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको बता दिया था, जब वो हमने कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पर मैंने आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का कंसेप्ट दिया था कि अगर किसी वेरिएबल से उसके मीन को माइनस किया जाए और उसके स्टैंडर्ड डिवीजन पर डिवाइड कर दिया जाए, उसको हमने स्टैंडर्डाइज कर लिया, तो वो जो नया वेरिएबल बनता है उसका मीन 0 होता है, उसका वेरिएंस क्या होता है? 1। ठीक है, अच्छा, अब आपने जो चीज़ ज़हन नशीन करनी है वो ये है कि जो पहला टेस्ट हम पढ़ते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द मीन ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर जो भी कह लें इज़ नोन, तो ऑलवेज यूज जी टेस्ट। इसको हम जी टेस्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको जनरली जो नाम दिया जाता है वो जी टेस्ट अभी दिया जाता है इसको। ठीक है, तो जी टेस्ट हम यूज़ करते हैं, ऑलवेज वी यूज़ जी टेस्ट। अच्छा, ये था स्टेप नंबर 3 जिसमें हमने बताया कि कौन सा फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। स्टेप नंबर 4 में कंप्यूटेशन आ जाता है। ठीक है, यानी इसमें आप क्या करेंगे, x बार और म्यू नॉट की वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, ये मैंने म्यू लिख दिया, म्यू लिखते म्यू नॉट लिखते एक ही बात है, बिकॉज अंडर h नॉट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट। तो ये जो फार्मूला लिखा जाता है ना, ये जो जी लिखा है मैंने, ये अंडर h नॉट लिखा जाता है। सपोज किया जाता है कि h नॉट ट्रू है, तब ये फार्मूला लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पर म्यू की जगह पे म्यू नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ गया कंप्यूटेशन। इसमें आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और z की वैल्यू कैलकुलेटेड निकालनी है कि व्हाट इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z। स्टेप नंबर 5 के अंदर, स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं, 3T का रीजन या रिजेक्शन रीजन, का रीजन, तो इसमें हम डिफाइन करते हैं जी 3T का रीजन क्या होगा। अब आप देखिए, जब जी टेस्ट है तो टू टेल टेस्ट के लिए हम लिखते हैं z इज लेस देन z अल्फा बाई 2 और z इज ग्रेटर देन z अल्फा बाई 2। ठीक है, z इज लेस देन z अल्फा बाई 2 और z इज ग्रेटर देन z अल्फा बाई 2। तो ये वो दो वैल्यूज़ हैं। बेसिकली अजीज़ तलबा ये जहन में रखिए कि जो स्टेप नंबर 5 है ये बेसिकली बताता है कि हम हाइपोथेसिस रिजेक्ट कैसे करेंगे, किन वैल्यूज़ पर करेंगे। ये रिजेक्शन का तरीका बताता है। क्या करता है, हमें रिजेक्शन का तरीका बताता है। नॉर्मली मैंने देखा, मेरा एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट्स को इस रीजन की समझ नहीं आती कि ये हमें क्या कह रहा है। अब आप जहन नशीन कर लीजिए कि ये हमें रिजेक्शन हाइपोथेसिस कैसे रिजेक्ट होगा उसका तरीका बताएगा। अब ये कह रहा है कि अगर z कैलकुलेटेड, ये जो लेफ्ट साइड पे z है ये कैलकुलेटेड है, ये वाला। ठीक है, कैलकुलेटेड मीन जो ऊपर हमने स्टेप नंबर 4 में किया हुआ है, इसी तरह ये z कैलकुलेटेड है। और ये जो z है अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2 माइनस और पॉजिटिव साइन के साथ, ये जो वैल्यूज़ हैं ये टेबल वैल्यूज़ हैं, टेबुलेटेड वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब सपोज अगर अल्फ़ा जो है वो 0.05 हो तो ये जो वैल्यू माइनस z अल्फ़ा बाई 2, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये माइनस 1.96 आएगी। इसी तरह अगर z जो है वो z अल्फ़ा बाई 2 है पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पर 1.96 वैल्यू आएगी। अजीज़ तलबा ये आप फिर आपको याद भी कर लेनी चाहिए कि अगर अल्फ़ा जो हो वो 5% हो तो टू टेल टेस्ट की वैल्यूज़ क्या है, 1.96 माइनस के साथ और प्लस के साथ। ठीक है,
अब मैं इसी रीजन को मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं कि आपने इसको कैसे लेना है। यानी ये मैंने सपोज एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो ये फॉलो करता है, इट इज़ ए बेल शेप। तो इसके दोनों रीजन टू टेल टेस्ट है तो ये आ गया, अल्फा बाई 2 इस तरफ आता है लेफ्ट साइड पर, और अल्फा बाई 2 ही राइट साइड पर आता है। ये आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम इसको एक्सप्लेन किया था। और दरमियान में जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं 1 माइनस अल्फा। ये हमारा क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन है। और ये जो अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2 राइट और लेफ्ट है, ये रिजेक्शन रीजन है। इस रीजन में जो भी वैल्यू जाएगी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब अगर अल्फा हो तो ये जो जी है ना, ये जी अल्फा बाई 2 ये वो वैल्यू है माइनस के साथ, और यहाँ पर ये जी अल्फा बाई 2 ये पॉजिटिव साइन के साथ वैल्यू है। ठीक है। अब सपोज अगर आपका अल्फा कितना हो 5%, तो यह अल्फा बाई 2 करो, ये 0.025 आएगा। तो 0.025 को एरिया टेबल में आप देखेंगे। ठीक है। तो रिवर्स यूज ऑफ टेबल यानी प्रोबेबिलिटीज को देखोगे और उसके अगेंस्ट जी की वैल्यू तलाश करोगे क्या है। तो वो जो जी की वैल्यू आप देखें तो ये -1.96 आएगी, -1.96 आएगी। और ये जो वैल्यू है पॉजिटिव के साथ, अब इसको देखने के लिए आपको 1 में से 0.025 माइनस करना पड़ेगा। यानी इस पॉइंट को देखने के लिए 1 में से 0.025 माइनस करोगे तो 0.975 आएगा। 0.975 को आपने एरिया टेबल में देखना है। तो वो जब देखेंगे वैल्यू तो वहां पर आप देखिएगा 1.96 वैल्यू पड़ी होगी, 1.96 वैल्यू वहां पर मौजूद होगी। तो ये आपने अब 3D रीजन आपने डिफाइन कर लिया। अब इसी रीजन को मैं यूं भी लिख सकता था। जब आप रूटीन में लिखोगे 3D रीजन, ये मैंने जनरल बात की थी, तो आप लिखोगे z इज लेस देन -1.96 और z इज ग्रेटर देन 1.96। ठीक है। यानी अगर आपका टेस्ट 2 टेल है, अगर आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, H1 क्या है, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, तो फिर आपका 3D रीजन ये बनेगा z इज ग्रेटर देन अल्फा अगर 0.05 हो, z इज लेस देन -1.96 और z इज ग्रेटर देन 1.96। ठीक है। हाँ जी। अगर आपका अल्फा जो है, अगर आपका तो क्या कहते हैं उसको, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर आपका लेस वाली साइड पर जा रहा है, तो अब आपका 3D रीजन क्या होगा। ठीक है। यानी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर H1 ये हो कि म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, तो अब आपका इससे रिलेटेड 3D रीजन क्या होगा, z इज लेस देन -z अल्फा। अब 1 टेल है तो अल्फा, ठीक है, यहाँ अल्फा बाई 2 अब नहीं आएगा। अगर 2 टेल हो तो अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2। तो अब आपने क्या करना है, अब सपोज आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये था, तो इसका 3D रीजन क्या होगा, z इज लेस देन -z अल्फा, z इज लेस देन -z अल्फा। अब इसकी वैल्यू कैसे तलाश करोगे, इसकी फिगर मैं बनाता हूँ, आप नेट स्लाइड पे देखिएगा जरा। तो ये चूंकि मैंने कहा लेफ्ट टेल पर है, तो ये जो पोर्शन है हमारा ये वाला, दिस इज बेसिकली अल्फा, और ये 1 माइनस अल्फा है सेंटर में एक्सेप्टेंस रीजन। अब आपने अल्फा सपोज अगर आपके पास 0.05 है, तो इसका मतलब है कि ये जो एरिया में शेडेड एरिया है ये 0.05 है। अब आपने 0.05 को एरिया टेबल में देखना है प्रोबेबिलिटीज़ वाले पोर्शन में। ठीक है। और रिवर्स यूज़ ऑफ टेबल करें और देखें कि इसके अगेंस्ट जी की वैल्यू क्या आती है, जी की वैल्यू क्या आती है। तो आपको मालूम हो जाएगा इसमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पर, ये जो वैल्यू है ये वाली, ये जी अल्फा है और माइनस निशान के साथ, माइनस साइन के साथ। ठीक है। अगर अल्फा 0.05 है तो ये वैल्यू आएगी 1.645। ये वैल्यूज़ हमने निकाली हुई हैं थ्रू
एक्सपीरियंस और बुक्स में लिखी होती हैं, हमें पता होता है कि वैल्यू क्या है, लेकिन मे भी आप तो टेबल में जो आप देखो रहे हो तो 1.64 वैल्यू आपको नज़र आ रही हो, बिकॉज 0.05 एग्जैक्ट आपको टेबल में शायद ना मिले। ठीक है, आपको क्या मिलेगा 0.049, 0.049, 4 जो है 9 उसको 4 to 5 बना रहा है, तो ये 0.001 तक गैप है। ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ पर वैल्यू 1.64 भी लिख देंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल है, या 1.65 लिख दें तो वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन हमने ये जो वैल्यू निकाली है वो एग्जैक्ट 0.05 के ऊपर है, जो टेबल में तो नहीं दी हुई, लेकिन थ्रू इंटरपोलेशन हम इसको करके वो वैल्यूज़ फाइंड की हुई है। ठीक है, तो ये वैल्यू 1.645। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका अदर H0 H1 जो है वो मैंने प्रीवियस लिखा था, आप देख रहे होंगे, वो तो लेफ्ट टेल पर हो तो Z इज़ लेस दैन 1.645। इससे मुराद क्या है कि अगर आपका कैलकुलेटेड वैल्यू जो है इस वैल्यू से लेस होगी तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपका कैलकुलेटेड Z ये जो वैल्यू 1.645 इससे लेस होगी तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। तो ये क्रिटिकल रीजन बेसिकली रिजेक्शन रीजन बेसिकली क्या बताता है हमें कि हाइपोथेसिस कैसे रिजेक्ट होगा। ठीक है, इसी तरह आप देखिए अगर आपका हाइपोथेसिस H1 ये हो म्यू इज़ ग्रेटर देन म्यू नॉट, H1 अगर ये हो तो इसमें क्या बनेगा क्रिटिकल रीजन Z इज ग्रेटर देन Z अल्फा। ठीक है, और अगर अल्फा 0.05 है तो इसकी वैल्यू भी 1.645 ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगी। ठीक है, ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगी वैल्यू। तो क्रिटिकल रीजन अजीज तलबा डिफाइन हो गया। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 6 की तरफ। स्टेप नंबर 5 हो गया, स्टेप नंबर 6 में क्या था, कंक्लूजन। ठीक है, तो लिखे इफ द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ Z falls या lies लिख दें in the critical region we reject H0। ठीक है, और अदरवाइज वी एक्सेप्ट H0। ठीक है जी, तो ये हमारा कंक्लूजन होगा कि हम थ्योरी को या उसको या एक्सेप्ट कर लेंगे या उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। कैसे, अगर वो क्रिटिकल रीजन में वैल्यू आ जाती है तो हम रिजेक्ट करेंगे, अगर वो एक्सेप्टेंस रीजन में वैल्यू आ जाती है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सपोज अगर हमारे पास कैलकुलेटेड Z की वैल्यू आ रही है इस टाइम 1.6 और ये क्रिटिकल रीजन है 1.645, तो इट मीन्स हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट होगा। ठीक है, इसलिए कि 1.6 जो है वो छोटी वैल्यू है। अगर अल्टरनेटिव Z इज़ ग्रेटर दैन म्यू इज़ ग्रेटर दैन म्यू नॉट हो तो फिर उसकी बात मैं कर रहा हूँ। सपोज अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 1.6 आती है तो ये कह रहा है रिजेक्ट उस वक्त करो जब Z की वैल्यू 1.645 से बड़ी हो। तो हमारे पास वैल्यू क्या है 1.6, तो 1.6 उससे छोटी है, इसीलिए हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अजीज़ तलबा ये स्टेप्स थे, दीज आर द स्टेप्स जो हमने कोई भी हाइपोथेसिस टेस्ट करना हो तो इन 6 स्टेप्स से उनको गुजारना होता है। अब जाहिर सी बात है कि अब आपको म्यू नोन था, म्यू कह रहा हूँ सिग्मा जो है उसकी वैल्यू नोन थी, तो ये Z टेस्ट लगा और इस तरह हमने किया। अब जब टेस्ट बदलेगा तो थोड़ी सी चेंज आएगी तो उसका फार्मूला बदल जाएगा। ठीक है,
लेकिन स्टेप्स वही 6 रहेंगे, थोड़ी सी माइनर चेंजेस साथ साथ आती जाएंगी। तो सबसे पहले जो आपने टेस्ट पढ़ा है दैट इज टेस्टिंग अबाउट द मीन ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन, मीन ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन, बिकॉज आगे चल के नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन भी आ रही है। ठीक है, तो इस बात पे मैं जोर दे रहा हूँ, मीन ऑफ ए नॉर्मल पॉपुलेशन की आपने टेस्टिंग करनी हो, और सिग्मा नोन हो तो, सिग्मा नोन हो तो हम वी यूज ऑलवेज जी टेस्ट, वी यूज ऑलवेज जी टेस्ट। ठीक है, तो अब हम ऐसे करते हैं, एक्सरसाइज में से 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो इस टेस्ट से रिलेटेड हों। ठीक है, उसको देखते हैं। जी अजीज तलबा, हम आप एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10.1। ठीक है, 10.1, और आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमसे क्या चीज़ पूछी गई है। द मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ केबल्स सप्लाइड बाय अ मैन्युफैक्चरर इज 1800। ठीक है, तो मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दी गई है, एक मैन्युफैक्चरर ने कहा कि इसकी ये है 1800 विद अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 100। तो सिग्मा की वैल्यू क्या दी हुई है 100, यानी म्यू हमें पता चल गया 1800 है और सिग्मा क्या है 100। बाय अ न्यू टेक्निक इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इट इज क्लेम्ड दैट the breaking strength of cables has increased। ठीक है, in order to test this claim a sample of 50 cables is tested। It is found that the mean breaking strength is 1850। Can we support the claim at alpha is equal to 0.01 significance level। ठीक है, अब इसको यहाँ पर एक चीज़ तो है इस क्वेश्चन के अंदर, ये बताना चाहिए था कि ये सैंपल जहाँ जिस पॉपुलेशन से लिया गया है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज उसने यहाँ पे नहीं बताया कि ये जो पॉपुलेशन जिससे सैंपल 50 का उठाया गया है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है या है, उसके बारे में बात नहीं की। लेकिन अब मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर कि अगर सैंपल साइज बड़ा हो, ठीक है, सैंपल साइज बड़ा हो, n इज ग्रेटर देन 30 हो, तो फिर कोई भी पॉपुलेशन से वो उठाया गया हो उसका फार्मूला ऑलवेज वी यूज जी टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर चूँकि सैंपल साइज बड़ा था 50 था तो हम वही टेस्ट यूज़ करेंगे जिसकी हमने बात की गई है अभी प्रीवियस, हमने जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले जिसके बारे में हमने पढ़ा है। तो अब आप कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लें अपने पास। तो जब आप लिखेंगे तो एक पिक्चर आपके सामने आ जाएगी कि इसके ऊपर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या लगना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है, क्या प्रोपोर्शन दिया हुआ है, क्या वेरिएशन दी हुई है, उसकी टेस्टिंग के बारे में पूछा है। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। क्यों कि ये अगर मैं सिंगल एक हाइपोथेसिस टेस्ट को करता हूँ तो इसको हल करना आसान है, लेकिन जब ये बंच बन जाएगा ना, बंच ऑफ फ्लावर्स, तो फिर उस टाइम ये बंच ऑफ थॉर्न्स ना बन जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को देखिए कि जब मैं दूसरा टेस्ट इसी के अंदर पढ़ूँगा तो थोड़ी सी चेंज होगी, माइनर सी चेंज, और फार्मूला बदल जाएगा, स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट सारी सेम होंगी। ठीक है, सिर्फ आपने उस लैंग्वेज को या थ्योरी को पढ़ना है कि अब हमें क्या दिया गया है, क्या चीज़ हमें नॉट नोन है, विच थिंग वी नो एंड विच थिंग वी डू नॉट नो, उसकी बेस पर हम फैसला करते हैं कि टेस्ट स्टेटिस्टिक कौन सी लगेगी। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या बनेगा, इसी तरह क्रिटिकल रीजन कैसे बनेगा, कौन सा होना चाहिए। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो आपस में अल्टरनेटिवली थोड़े बहुत चेंज होते रहेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक मेन,
उसके बाद उसका फिर उसी के साथ रिलेट करेगा क्रिटिकल रीजन, और उसी के अंदर जो होगा वो नेक्स्ट हाइपोथेसिस में भी चेंज आ सकती है। तो इस क्वेश्चन को मैं अब सॉल्व करता हूँ आपके सामने, जिसमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, द मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ केबल सप्लाइड बाई a manufacturer is 1800 with a standard deviation of 100। ठीक है, ये मैन्युफैक्चर जो था उसने आपने केबल जो बनाता था उसकी मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ थी और उसका स्टैंडर्ड डिवीजन 100 था। ठीक है, अब जो क्या हुआ, इट इज क्लेम दैट द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ केबल्स हैज इंक्रीज्ड। इट इज क्लेम दैट द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ केबल्स हैज इंक्रीज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इन ऑर्डर टू टेस्ट द क्लेम, अब इंक्रीज का वर्ड यूज हो गया। इसका मतलब क्या है, अब आपका वन टेल टेस्ट होगा। अब आपने इस क्लेम को टेस्ट करना है। ठीक है, वो कहता है जी हमारी मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो केबल्स की है वो 1800 घंटे से ज़्यादा ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारा म्यू इज़ ग्रेटर देन 1800, इसको हम H1 में लेकर जाएंगे। जाहिर सी बात है कि H0 के अंदर हमेशा इक्वलिटी साइन आता है, H0 के अंदर हमेशा इक्वलिटी साइन आता है, और H1 के अंदर लेस और ग्रेटर का साइन जो है वो आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप कि आपको वैल्यूज कौन सी दी हुई हैं, उसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर ये है 10.1, और सबसे पहले आप लिख लें कि आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। गिवन दैट, तो आपको म्यू नॉट की जो वैल्यू दी हुई है, ठीक है, दैट इज 1800, और सैंपल साइज क्या है 50 है। उसके बाद सिग्मा की वैल्यू क्या है 100 है, और उसके बाद जो एक्स बार है दैट इज 1850। ठीक है, अब आपने जस्ट ये इंफॉर्मेशन देखी तो आपको पता चल गया कि व्हेन वी नो सिग्मा, ये ज़हन में रखिए, जब भी सिग्मा या स्टैंडर्ड डिवीजन जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन नोन होगी तो ऑलवेज यूज जी टेस्ट। फिर हम सैंपल साइज की तरफ नहीं देखते। ठीक है, हाँ, अगर ये अननोन हो तो फिर हम सैंपल साइज की तरफ देखेंगे, ये हमारा दूसरा स्टेप होगा। तो इस टेस्ट के अंदर सिग्मा इज नोन, वी नो दैट। ले जी, पहला स्टेप आपने अब इसको हल करने के लिए क्या लिखा कि वी स्टेट अवर हाइपोथेसिस, और H0 और H1, तो H1 में बना रहा हूँ इसलिए कि उसने कहा ये दावा किया है, क्लेम उसका ये है कि वो 1800 घंटों से ज़्यादा उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, 1800 आर से ज़्यादा है, ये उसका दावा है। अब इस दावे को हमने टेस्ट करना है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या बचेगा, लेस एंड इक्वल टू 1800। तो ये हमारा वन टेल टेस्ट हुआ, इसको हम राइट टेल टेस्ट भी कहते हैं, वन टेल्ड, जी, वन टेल्ड टेस्ट। ठीक है, और वो भी राइट टेल। तो स्टेप नंबर 2, तो अल्फा गिवन है, तो गिवन लिख लें, गिवन अल्फा इज इक्वल टू 0.01। इसने अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है 0.01, जी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। स्टेप नंबर 3 में हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लिखा, तो लिख दें यहाँ पर द टेस्ट स्टैटिस्टिक to be used is ठीक है, तो z लगेगा x पार माइनस म्यू ओवर सिग्मा और अंडर रूट n, और साथ लिख लें कि ये नॉर्मल टू विच अंडर H0 फॉलोज नॉर्मल विद जीरो मीन एंड यूनिट वेरिएंस, यानी ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है। ठीक है, कि वेरिएबल में से उसका मीन को माइनस किया, उसके स्टैंडर्ड एरर पर डिवाइड किया गया।
तो ये हमारा टेस्ट लगेगा। स्टेप नंबर 4 के अंदर हमने कंप्यूट करना है इसकी वैल्यू। तो z इज इक्वल टू x बार क्या है 1850 माइनस म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 1800 डिवाइडेड बाई 100 ओवर n इज 50। तो ये आ जाएगा, इसको आप माइनस करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाई 100 और ये जो n अंडर रूट है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 50 आ गया। तो ये इसके साथ 0 कैंसिल, 5 2s are 10 और इसको आप सॉल्व करें तो 5 अंडर रूट 2। तो ये सॉल्व होने के बाद इसकी वैल्यू जो आती है इट बिकम्स 3.54। ठीक है, तो z की वैल्यू क्या आई 3.54। तो ये हमारा कैलकुलेटेड z है। ठीक है, अब हमने स्टेप नंबर 5 के अंदर देखना है कि क्रिटिकल रीजन हमारा क्या होगा। स्टेप नंबर 5, द क्रिटिकल रीजन इज, चूंकि ये वन टेल है, ठीक है, वन टेल है और राइट टेल है, तो z इज ग्रेटर देन z अल्फा और z इज ग्रेटर देन z अल्फा क्या है 0.01। तो अब आपको एरिया टेबल में से ये वैल्यू देखनी पड़ेगी 0z.01 के ऊपर क्या है, यानी आपको 0.01 जो देखना पड़ेगा। तो इसको हल करने का तरीका क्या है, आप टेबल वैल्यू देखें, ये पुट्स में आपको नो जी पता चल जाए तो आप इसको याद कर लें, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर आप ये वैल्यू कैलकुलेट करें, इतना टाइम नहीं होता। तो ये 2.58 वैल्यू आती है। अगर अल्फ़ा 0.01 हो तो ये 2.58 वैल्यू आती है, 2.58। ठीक है, ये आप टेबल में से निकाल सकते हो। ये मैंने तरीका आपको अजीज़ तलबा पहले भी बता दिया था कि ये वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, बाय रिवर्स यूज़ ऑफ टेबल। अगर आप इसको निकालना चाहें तो इसको आपको 0.99 को टेबल में देखना पड़ेगा ये वैल्यू निकालने के लिए। अब इसकी अगर मैं फिगर ड्रा कर दूं यहाँ पर राइट साइड पे, तो इसकी फिगर कैसी बनेगी, चूँकि ये वन टेल है तो वन टेल और वो भी राइट टेल है, तो इसकी तो ये राइट टेल के ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये इसके साथ मिला दें तो ये हमारा अल्फ़ा है और ये वो वैल्यू है 2.58 विद पॉजिटिव साइन के साथ। इसका मतलब ये होगा कि जो वैल्यू इस 2.58 से आगे जाएगी तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, अगर इससे कम होगी तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है दैट इज़ 3.54। तो 3.54 इस पॉइंट पर कहीं लाई करेगी, इस पॉइंट पर कहीं, तो किसमें आ गई, रिजेक्शन रीजन में आ गई। तो जब रिजेक्शन रीजन में चली गई तो हाइपोथेसिस क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पर 6 स्टेप में लिखे कंक्लूजन, लिखे since the computed value of z is equal to 3.54 lies in the critical region, therefore we reject H naught and conclude that the manufacturers
क्लेम इज ट्रू। ठीक है, यानी उसका क्लेम था कि हमारी जो टेबल्स हैं वो 1800 और से ज़्यादा उनकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है। तो इट मीन्स हमने H0 जब रिजेक्ट किया तो H1 हमने एक्सेप्ट कर लिया, और H1 के अंदर क्या था, म्यू इज़ ग्रेटर देन 1800। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो मैन्युफैक्चर का क्लेम था वो सही निकला। ठीक है, तो ये हमने हाइपोथेसिस टेस्ट किया अबाउट द मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन या मीन ऑफ ए पॉपुलेशन व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन इज नोन। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा इसमें काफ़ी कुछ, और मैंने काफ़ी चीज़ें जो दोबारा रिपीट भी की हैं। और जब नेक्स्ट हम अगला टेस्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो वहाँ पर ये 6 स्टेप्स तो हर लेक्चर में अब आएंगे। जब भी हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो दीज 6 स्टेप्स विल कम अगेन एंड अगेन, तो उसमें आपको मज़ीद आइडिया होता जाएगा। और ये 2.58 वैल्यू कैसे आई इसको आप निकाल लीजिएगा। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो कंक्लूजन है इसका हम 1 नंबर कम समझते हैं। अगर आप ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क इज़ फॉर हाइपोथेसिस सही बनाने का, 1 नंबर जो है कम अज़ कम हम देते हैं उसका जो टेस्ट स्टेटिस्टिक उसने सही लगाई हो, और 1 नंबर ये लाजमी है कि उसका कंक्लूजन जो है लाजमी लिखे हो। ठीक है, कि आपने कंक्लूड क्या किया इस हाइपोथेसिस टेस्ट से, आपने क्या चीज़ अखज़ की, इसका पूरा 1 नंबर होता है। ठीक है, इसको आप ज़हन में रखिएगा। ठीक है, अब आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उठा के एक्सरसाइज में से वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि किस चीज़ की टेस्टिंग करने जा रहे हो, तो आपका पैरामीटर कौन सा है। सपोज अब मे भी वो नेक्स्ट आगे चल कर ऐसे भी हो कि पैरामीटर जो है बदल जाए, यहाँ पर प्रोपोर्शन की वो बात कर दे। ठीक है, तो जब पैरामीटर बदलेगा प्रोपोर्शन आएगा तो जहाँ पर जो H0 म्यू लिखा है वहाँ पर P आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पर क्या आ जाएगा, P। इसी तरह हाइपोथेसिस और भी बदल सकता है कि सपोज इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द 2 टीचिंग मेथड्स। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर हाइपोथेसिस क्या बन सकता है, या एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज आर सेम। तो इस चीज़ को भी टेस्ट किया जा सकता है कि जी स्टूडेंट्स जो ऑन एवरेज जो है गर्ल्स ऑन एवरेज मार्क्स स्टूडेंट्स से या बॉयज़ से ज़्यादा लेती हैं। अब इस थ्योरी को भी हम टेस्ट कर सकते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या बन जाएगा कि μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2। व्हाट इज़ μ1, वो जो नुमाइंदगी कर रहा है वो गर्ल्स की पॉपुलेशन की नुमाइंदगी कर रहा है, और μ2 किसकी नुमाइंदगी कर रहा है, बॉयज़ की नुमाइंदगी कर रहा है। ठीक है, इसी तरह हम इसमें और चीज़ें भी टेस्ट कर सकते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स में आप चले जाएं। ठीक है, आपके पास एक मेडिसन है डिस्प्रिन, आमतौर पर हार्ट पेशेंट को दी जाती है। और इसी तरह एक मेडिसन है लोप्रेन, वो भी इसी पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। अब वो हम मार्केट के अंदर लॉन्च करना चाहते हैं इस प्रोडक्ट को, तो क्या करेंगे, हम ये दावा करेंगे कि ये जो है ऑन एवरेज उससे बेहतर है, ऑन एवरेज उससे बेहतर है। तो उसका कैसे हम फाइंड करेंगे। अब आप देखिए कि काम कहाँ पर हो रहा है, फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेडिसन तैयार हो रही है, खानी किसने है, यूज़ किसने करनी है, और एनालिसिस कौन करेगा, स्टैटिस्टिशियन करेगा। हम लोग ये फैसला करेंगे कि ये मेडिसन उसको देनी चाहिए या उससे बेहतर है या नहीं बेहतर। ठीक है, तो इसलिए स्टैटिस्टिशियंस आर द बैकबोन्स ऑफ द सोसाइटी। जितना आपका बजट तैयार होता है, जो भी आप इंफॉर्मेशन यूज़ करते हो, सारा डेटा की बुनियाद पर होता है। इकोनॉमिस्ट यूज़ करते हैं, उस डेटा की बुनियाद पर डिसीजंस कंक्लूजन्स जो लिए जाते हैं उसके बाद उसी डेटा की बुनियाद पर। तो डेटा को स्टडी करना किसका काम है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो है। तो अब आप देखिए, अगर सपोज मैं आप चाहता हूँ कि जी मैं ये अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूँ मार्केट के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये दावा करूँगा जी मेरी प्रोडक्ट उससे अच्छी है। अब मैं कहता हूँ कि लोप्रेन जो है वो उससे ज़्यादा इफेक्टिव है और जल्दी करती है। अब कैसे करेंगे इसको, हमने 10 पेशेंट लेंगे, सपोज 10
15 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, जे आप इट्स अप टू यू। तो एक्सपेरिमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक सैंपल साइज हम सेलेक्ट करते हैं। तो हमने 10 पेशेंट को लोप्रिन खिला दी और 10 पेशेंट को हमने डिस्प्रिन खिलाई जब उनको अटैक हुआ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखा, उनका रिकवरी टाइम नोट कर लिया। रिकवरी टाइम नोट करने के बाद अब हमारे पास रीडिंग्स आ गई, ठीक है। अब इस सैंपल की बुनियाद पर हम ये फैसला करेंगे आया लोप्रिन बेहतर है या डिस्प्रिन बेहतर है। कौन सी हार्ट पेशेंट को डिस्प्रिन नॉर्मली आप देखते होंगे हार्ट पेशेंट को दी जाती है, उसका 1/4 या 1/2 उसका दिया जाता है, वो खून को पतला करती है। इसी तरह लोप्रिन का काम भी वही है। तो इस डेटा की बुनियाद पर यह फैसला होगा कि कौन सी बेहतर है। तो अजीज़ तलबा, आज का लेक्चर अब मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज कर लेता हूँ कि आज के लेक्चर में आपने क्या कुछ पढ़ा। तो आज के लेक्चर में हमने एक जनरल प्रोसीजर लिखा पहले कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर कौन कौन से वेरियस स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व्ड हैं। उसमें से देर आर 6 स्टेप्स, उनको देखा। उसमें से ऑलरेडी हम 4 स्टेप्स जो थे प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे, जिनको मैं डिफाइन कर चुका था, वो कंसेप्ट हम ले चुके थे। तो आज के लेक्चर में हमने मज़ीद 2 कंसेप्ट आपको दिए। इसी तरह 8 हमने टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर की बात की, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टैटिस्टिक्स, खास तरह टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर उनकी बड़ी अहमियत है, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर की। उसकी बात की। उसके बाद हमने पहला जो था हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट द मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज नोन, व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन इज नोन, उसकी बात की। और उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व थे वो, और प्लस हमने उसमें से एप्लीकेशन में से एक क्वेश्चन हमने उठाया। अब इसमें प्रैक्टिस के तौर पर आप जितने भी करना चाहें कर लें, इट इज़ अप टू यू कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको पता होगा। और इसमें जो चीज़ मेन याद रखने वाली है कि आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हुए बड़ी एहतियात करनी है, ठीक है। कि अगर आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गलत बन गया तो सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। आपका सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। उसको देखते वक्त कैसे पता चलेगा कि ये 1 टेल है या 2 टेल है, उसकी लैंग्वेज पढ़ने के साथ। जितनी आप उसकी लैंग्वेज पढ़ोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको आइडिया होता जाएगा उसमें कि ये 1 टेल टेस्ट है या 2 टेल टेस्ट। आमतौर पर यही प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स के साथ, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है कि हमें ये नहीं पता चलता कि 1 टेल कैसे बनता है और 2 टेल कैसे बनता है, क्योंकि इसी की बेस पर आज सारा वो न्यूमेरिकल चलता है आगे। अगर आपका 2 टेल है और आपने 1 टेल लगा दिया तो सारा क्वेश्चन हल हो जाता है, उसमें क्रिटिकल रीजन हल हो जाएगा। चले टेस्ट स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू आप सही निकाल भी लेंगे तो 1 नंबर उसका शायद मिल जाए, वैसे वो भी देना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने हाइपोथेसिस सही नहीं बनाया तो इसका मतलब आप डिज़र्व ही नहीं करते मार्क्स लेने के, ठीक है। तो ये हम इसके साथ मैं ख़त्म करता हूँ इसको लेक्चर को। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम जो काम करेंगे वो बात करेंगे कि अगर सैंपल पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन अननोन हो तो फिर हम क्या करेंगे। टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट द मीन ऑफ अ पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज अननोन, ठीक है। तो इसके साथ ही उम्मीद है आपको ये लेक्चर काफ़ी हद तक समझ आया होगा, और कुछ जो कमी बेशी है वो इंशाल्लाह आगे लेक्चर जो चलते जाएंगे उसमें वो पूरी होती जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस इज़ मस्ट। तो अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।